हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। बच्चों में सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए कक्षा 10 विषय विज्ञान का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी तो आप इसे समझेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अम्ल या क्षारकों की प्रबलता। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। बच्चों, कोई अम्ल कितना प्रबल है, मतलब कितनी उसमें ताकत है, या कोई क्षारक कितना प्रबल है, ये अम्ल व क्षारकों के द्वारा उत्पन्न H+ आयन और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब कोई अम्ल है वो जितने ज्यादा H+ आयन उत्पन्न करेगा उतना ही प्रबल होगा। इसी तरीके से कोई क्षारक है वो जितनी ज्यादा संख्या में OH- आयन उत्पन्न करेगा वो उतना ही प्रबल होगा। और अम्ल या क्षारक जितनी कम मात्रा में H+ या OH- आयन उत्पन्न करेंगे वे उतने ही दुर्बल होंगे। बच्चों, अम्लीय क्षारकों की जो प्रबलता है ये सार्थिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कोई अम्ल या क्षारक कितने H+ या OH- आयन उत्पन्न कर रहा है या कितना प्रबल है, ये प्रबलता हम सार्थिक सूचक या जिसे हम सार्वभौमिक सूचक भी कहते हैं, इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब सार्थिक सूचक क्या होता है, आइए जानते हैं। यह अनेक सूचकों का मिश्रण है। बच्चों, जो सार्वत्रिक सूचक होता है वो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। और सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों द्वारा प्रदर्शित करता है। और ये जो सार्वत्रिक सूचक होता है ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को दर्शाता है और उनको विभिन्न रंगों के द्वारा प्रदर्शित करता है। आइए इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। पीएच स्केल। अब हम जानेंगे बच्चों क्या होता है पीएच स्केल। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। बच्चों, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए कि किसी विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन हैं, उसके लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। और यही पीएच स्केल डिसाइड करता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा उदासीन है। ये देखिए, ये हमने पीएच स्केल है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक ये संख्याएं हैं। और इसमें जो 7 है, 7 पर होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी कि उदासीन। और 7 से जब हम 0 की तरफ बढ़ेंगे, इस साइड जब हम लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो इसके अम्लीयता में वृद्धि होती है। यानी कि 6, 5 पर आएंगे तो वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय, लेकिन वो हल्का अम्लीय होगा, प्रबल अम्लीय नहीं होगा, वो दुर्बल अम्लीय होगा। और जब हम इस साइड और बढ़ेंगे 3 और 2 की तरफ आएंगे तो जिनके पीएच 2, 3 या 1 हैं वो विलयन कैसे होंगे, वो प्रबल अम्लीय होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 7 से और 0 की तरफ बढ़ने पर, यानी कि लेफ्ट साइड में बढ़ने पर अम्लीय गुण में इसके में वृद्धि होती है। इसी तरीके से 7 से जब हम 14 की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि राइट साइड में बढ़ेंगे, जब इस साइड बढ़ेंगे तो इसके क्षार की गुण में वृद्धि होती है। यानी कि जो 8 और 9 वाले, जिसका पीएच, ऐसा विलयन जिसका पीएच 8 और 9 है, वो कैसा होगा, वो दुर्बल क्षारीय होगा। और जब हम इस साइड बढ़ते जाएंगे, ऐसा विलयन जिसका पीएच 13 या 14 होगा, वो कैसे होंगे, वो प्रबल क्षारीय होंगे। तो बच्चों, 7 पर होता है न्यूट्रल यानी कि उदासीन। और उदासीन कौन होते हैं, लवण, जिनका पीएच 7 है। लवण का पीएच कितना होता है, 7। और जो 7 से इधर बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ता है और 7 से 14 तक बढ़ने पर क्षारकीय गुण बढ़ता है। अब देखिए, इसको पीएच के द्वारा हम नीचे दिखाते भी हैं। ये पीएच है 7 है। पीएच 7 वाला विलयन कैसा होगा, उदासीन। और जिसका पीएच 7 से कम है वो कैसा होगा, अम्लीय। और जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा, ऐसा विलयन क्या होगा, क्षारकीय होगा। तो बच्चों, आया आपको पीएच स्केल समझ में, जरूर आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, हमने आपको बताया कि जो पीएच है वो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को सोख करता है।
हमने आपसे ये कहा कि केवल ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को शो करता है, OH माइनस आयनों की सांद्रता को शो नहीं करता। अब आप कहेंगे कि अम्ल में तो हाइड्रोजन आयन होते हैं लेकिन क्षारकों में तो नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। अम्ल में जो H+ आयन होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। ये देखिए, ये 7 पर इधर उदासीन शो करा गया है, और ये जब हम इस साइड बढ़ते हैं तो ये जो ब्लू नीली पट्टी से दिखाया गया ये H+ आयनों की सांद्रता दिखाई गई है, और ये जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ते हैं ये बढ़ती जा रही है, और जब ज्यादा हो गई है बहुत ज्यादा तो यानी कि अम्लीयता का गुण बढ़ रहा है। तो अम्ल में H+ आयन होते हैं लेकिन OH माइनस आयन भी होते हैं, लेकिन यहाँ H+ आयनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है जबकि OH माइनस आयनों की संख्या बहुत कम होती है। इसी तरीके से क्षारक की बात करें, क्षारक में भी H+ आयन होते हैं लेकिन यहाँ पर H+ आयनों की संख्या बहुत कम होती है। इधर देखिए, ये हम जब उदासीन से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये देखिए नीली पट्टी है, ये अम्लीयता को शो कर रही है, ये पतली होती जा रही है, यानी कि यहाँ पर H+ आयनों की सांद्रता बहुत कम है और OH माइनस आयनों की सांद्रता बहुत ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि H+ आयन की सांद्रता की वृद्धि के साथ साथ अम्लीय गुण बढ़ता है और H+ आयन की सांद्रता में कमी के साथ साथ अम्लीय गुण घटता है और क्षारकीय गुण बढ़ता है। अब देखते हैं दैनिक जीवन में pH का महत्व, कि हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। हमारा शरीर 7 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। बच्चों, हमारे शरीर का जो pH है वो 7 से 7.8 परास के बीच होता है। अगर हमारे शरीर का pH 7 से कम हो जाएगा तो भी हमारे शरीर को नुकसान होने लगेगा, और 7.8 से ज्यादा हो जाएगा तो भी हमारे शरीर को नुकसान होने लगेगा। हमारे शरीर के जो विभिन्न सिस्टम है, विभिन्न तंत्र हैं, वो इसी pH के बीच अच्छे से क्रियाशील रहते हैं। 7 से कम या 7.8 से ज्यादा होने पर शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो ठीक से कार्य नहीं करेंगे। अगला है, वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। बच्चों, जब वर्षा का जल है अगर उसका pH 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। और जो अम्लीय वर्षा है ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। किस तरीके से? जो एक तो ये हमारी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं जैसे ताजमहल है वो इसकी वजह से पीला पड़ रहा है। जो ताजमहल का पत्थर है बच्चों वो अम्लीय वर्षा की वजह से पीला पड़ता जा रहा है, सफेद पत्थर पीला पड़ रहा है। और दूसरा, ये जो अम्लीय वर्षा जो होती है जब ये पानी में गिरती है तो जो जलीय स्रोतों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको भी नुकसान करती है। और तीसरा इसका नुकसान है कि ये मिट्टी में जब ये अम्लीय वर्षा जाती है तो ये मिट्टी में भी ये उसकी उपजाऊ शक्ति को प्रभावित करती है। अगला है, मुंह का pH कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। बच्चों, अगर हमारे मुंह का भी एक निश्चित pH होता है और अगर वो कम हो जाएगा, pH कम होगा तो उसमें अम्लीयता का गुण मुंह में बढ़ जाएगा। मतलब जो मुंह का pH है वो अम्लीयता की तरफ बढ़ने पर, अम्लों के बढ़ने पर हमारे दांतों का क्षय, यानी कि हमारे जो दांत हैं वो गलने लगेंगे, तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा जो कि दांतों के लिए नुकसानदायक है। और बच्चों, अच्छी उपज के लिए एक विशिष्ट pH की आवश्यकता होती है। अगर मिट्टी की बात करें तो अच्छी उपज यानी अच्छी फसल के लिए भी मिट्टी के एक निश्चित pH की आवश्यकता होती है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, लवण। लवण क्या होते हैं? अम्ल प्लस क्षारक। अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? लवण और जल। अगर हम अम्ल को क्षारक के साथ मिलाएं तो जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम लवण कहते हैं। और इसके साथ साथ जल का निर्माण भी होता है। ये कुछ हमने लवण दिए हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट, इसका सूत्र है K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4। ये कुछ लवण दिए हैं जो अम्ल और क्षारक के आपस में मिलने से बनते हैं। इसी तरीके से अम्ल मान लीजिए HCl, क्षारक मान लीजिए NaOH, ये क्या बन जाएगा? NaCl लवण बन गया और प्लस जल H2। तो ये अम्ल और क्षारक के आपस में मिलने से क्या बनता है? लवण का निर्माण होता है। अब आगे चलते हैं। अब बच्चों, लवण में हमने जाना था कि अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर के लवण बनाते हैं। अब ये बात आती है कि जो लवण है इनका नेचर, इनकी प्रकृति कैसी है, आइए समझते हैं।
अगर कोई प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक के साथ मिलकर के लवण बनाएगा तो उसका जो स्वभाव होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। इसी तरीके से अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक के साथ मिलकर के लवण बनाएगा तो उसका स्वभाव होगा अम्लीय। अम्लीय क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अम्ल प्रबल है, अतः उस पर अम्ल का गुण ज्यादा हमें दिखाई देगा, यानी कि वो लवण अम्लीय स्वभाव का होगा। इसी तरीके से अगर कोई प्रबल क्षारक है वो दुर्बल अम्ल के साथ क्रिया करता है तो उसका स्वभाव कैसा होगा, क्षारकीय लवण होगा। वो लवण कैसा होगा, क्षारकीय, क्योंकि यहाँ पर जो प्रबल क्षारक, हमने क्षारक कैसा लिया है, प्रबल लिया है, अतः जो लवण का जो स्वभाव है वो कैसा होगा, क्षारकीय स्वभाव उसका होगा। अब आते हैं साधारण नमक, जिसे हम घरों में खाने के इस्तेमाल में लेते हैं। उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और सूत्र है NaCl। ये वही नमक है जिसको हम घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम समुद्री जल से भी प्राप्त करते हैं। जो समुद्र का जल होता है उसमें कई तरीके के लवण पाए जाते हैं और उसमें से हम इनको सोडियम क्लोराइड को प्राप्त करते हैं। और बच्चों, ये जो सोडियम क्लोराइड है, जो NaCl है, इससे कई अनेकों पदार्थ बनाए जाते हैं। यानी कि ये कई लवण का ये कच्चा पदार्थ यानी कि रॉ मटेरियल्स होता है और वो लवण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और विरंजक चूर्ण। ये जो पदार्थ दिए हैं ये सब नमक से हमें प्राप्त होते हैं। अब आइए देखते हैं नमक से इनको एक एक करके कि ये कैसे प्राप्त होते हैं। सबसे पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, आइए देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी कि हमने सोडियम क्लोराइड लिया और उसका जल में घोल करके हमने जलीय विलयन बनाया, और जब जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। और बच्चों, जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत यानी कि बिजली प्रवाहित करेंगे तो ये वियोजित होकर यानी कि टूट करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड में विद्युत प्रवाहित करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब आइए इसी अभिक्रिया को हम समीकरण के द्वारा समझते हैं। यह है 2NaCl। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जब जल से अभिक्रिया करता है यानी कि 2NaCl प्लस 2H2O, यानी कि सोडियम क्लोराइड जल से अभिक्रिया करता है, या ये कहें कि सोडियम क्लोराइड के जब जल में घोल करके विलयन बनाया जाता है तो क्या होता है, और फिर अगर हम इसमें विद्युत प्रवाहित करें तो विद्युत प्रवाहित करने पर ये NaOH Cl2 और H2 में टूट जाता है। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और Cl2 क्या है, क्लोरीन गैस, और H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो ये NaCl जो है यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस में वियोजित हो जाता है। अब बच्चों, हमने ये जो सारी क्रिया, ये जो क्लोर क्षार प्रक्रिया है, ये जिस किसी भी एपरेटस में, जिस किसी बर्तन में या जिस किसी सेल में हम इसे करते हैं, वहां पर एक कार्बन का एनोड बनाया जाता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, धन चार्ज जिसपे होता है, और एक कार्बन का ही कैथोड बनाया जाता है जो कि ऋण आवेशित होता है, यानी कि उस पर माइनस चार्ज होता है। तो एनोड पर कौन सी गैस बनती है, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है, और कैथोड पर ही NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही निर्माण होता है। अब ये जो क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और NaOH जो है, इनके बहुत उपयोग होते हैं। क्या उपयोग होते हैं, आइए देखते हैं। क्लोरीन गैस जल की स्वच्छता के काम आती है, यानी कि कोई जल अगर स्वच्छ नहीं है, अशुद्ध है, तो उसको स्वच्छ करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण भी एनोड पर ही होता है, और ये भी हमारे लिए काफी उपयोगी होती है। अगला है कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जो बनती है उसको हम ईंधन के रूप में करते हैं। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। और जो NaOH है, इसका उपयोग बच्चों हम साबुन बनाने में, कागज के निर्माण में, और अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट जो कपड़े धोने वाला होता है उसके निर्माण में हम करते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, जिसे हम कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं विरंजक चूर्ण बनता कैसे है। शुष्क बुझे चूने यानी CaOH के होल्टवाइज पर क्लोरीन की क्रिया से
विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बच्चों, जब हम शुष्क बुझा हुआ चूना लेते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर हम क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। समीकरण द्वारा देखते हैं, ये हमने बुझा हुआ चूना ले लिया, CaOH का होल ट्वाइस, और जब ये Cl2 यानी क्लोरीन गैस से क्रिया करेगा तो CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण और जल का निर्माण होगा। अब इसके उपयोग देखते हैं विरंजक चूर्ण के। बच्चों, एक चीज और, विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर जो है, ये आपने सुना ही होगा, ये कपड़ों के दाग धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आइए इसके उपयोग देखते हैं। उपयोग है इसका पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में। जो पीने का पानी होता है उसके जीवाणुओं को नष्ट करने में, उसको जीवाणुओं से फ्री करने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। दूसरा है, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में ये काम आता है। जो कई उद्योग धंधे हैं उसमें ये उपचायक के रूप में, यानी कि उसके उपचयन करने में, पदार्थों के उपचयन करने में ये काम आता है। अगला इसका उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों, वस्त्र उद्योग में जो सूती वस्त्र होते हैं या लिनेन के जो वस्त्र होते हैं उनके विरंजन यानी कि उनके कलर को हल्का करने, रंग को हल्का करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रंग को उड़ाने के लिए ये कहें, इसका उपयोग हम करते हैं। अगला है कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। बच्चों, जो कागज की फैक्ट्री या कागज बनता है वो बनता है लकड़ी के मज्जा से। लकड़ी का जो बीच का भाग होता है मज्जा, उसे लेकर के जब हम पीसते हैं और पीस करके उसके कलर को हटाने के लिए, क्योंकि कागज हमें सफेद रंग का बनाना होता है तो उसके कलर को हटाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, उसका कलर जो होता है वो उड़ जाता है, यानी उसका विरंजन हो जाता है, तो फिर इससे सफेद कागज बन जाता है। इसी तरीके से जो लॉन्ड्री में कपड़े साफ होते हैं उसमें भी कपड़ों के विरंजन में, यानी कपड़ों के जो दाग धब्बे हैं उनको हटाने के लिए भी हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। अब आगे चलते हैं। अगला है बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र है NaSCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम और ये H हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अब ये बनता कैसे है, जब NaCl पर जल, CO2 व अमोनिया की क्रिया कराई जाती है। मतलब NaCl को जल, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 यानी अमोनिया के साथ मिलाया जाता है तो NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बनता है और NaSCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। यह एक दुर्बल असंचारक क्षारीय लवण है। ये कैसा है, एक दुर्बल असंचारक है। असंचारक में इसका संचारण नहीं होता, यानी इस पर जंग नहीं लगती, ये खराब नहीं होता। तो बेकिंग सोडा है, ये खराब नहीं होता, अतः ये एक दुर्बल असंचारक। और इसका प्रकृति कैसी है, क्षारीय। ये क्षार की प्रकृति का एक लवण है। और जब हम इसे गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा को जब हम इसे गर्म करते हैं, ये देखिए NaSCO3, जब इसको हमने ऊष्मा दी, इसको गर्म किया, तो ये Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है और इसके साथ साथ जल और CO2 का निर्माण भी होता है। और जो इसको गर्म करने पर, जब बेकिंग सोडा को जब हम खाने की चीजों में डालते हैं और उसको गर्म करते हैं तो CO2 का निर्माण होता है। अब ये देखिए CO2 बनने की वजह से हम इस क्रिया का उपयोग कहाँ करते हैं, आइए देखते हैं इसके उपयोग में। उपयोग है खाने को शीघ्रता से पकाने में। इसका उपयोग बेकिंग सोडा का हम कहाँ करते हैं, खाने को शीघ्रता से पकाने में। जो चने छोले वगैरह होते हैं जो गलते नहीं है, उसमें हम इसको डाल देते हैं जिससे वो खाने को जल्दी पकाते हैं। अगला है बेकिंग पाउडर बनाने में। बच्चों, बेकिंग पाउडर जो होता है और बेकिंग सोडा अलग अलग होते हैं। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल के मिलने से बनता है। मतलब जब हम बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल मिला देंगे तब बेकिंग पाउडर का निर्माण होगा। इसी तरीके से बेकिंग पाउडर को गर्म करने या जल में मिलाने पर जो अभिक्रिया होती है उसमें उत्पन्न CO2 के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाकर उसे मुलायम एवं स्पंजी बनाया जा सकता है। अभी अभी पीछे हमने देखा था कि जब हम बेकिंग पाउडर को गर्म कर रहे थे तो गर्म करने पर ये
सोडियम कार्बोनेट में बदल रहा था और वापस CO2 गैस उत्पन्न हो रही थी। ये देखिए, पीछे देखते हैं हम इस रिएक्शन को। ये देखिए, इसको गर्म किया था तो सोडियम कार्बोनेट बना था और ये CO2 गैस यहाँ पर बनी है। और ये जो CO2 गैस बनी है, इसके द्वारा पाव रोटी और केक, जो पाव रोटी होती है या जो केक होता है, उसमें खमीर उठाकर उसको मुलायम और स्पंजी बनाया जाता है। जो पाव रोटी और जो केक होते हैं, ये स्पंजी जो बनते हैं वो इसी CO2 की वजह से बनते हैं। तो बेकिंग पाउडर को मिलाने पर ये वाली वहाँ क्रिया होती है और CO2 गैस उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से ये पाव रोटी और केक मुलायम हो जाते हैं। अगला इसका उपयोग है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संगठक है। बच्चों, ये जो जब हमें एसिड बनता है, जब जलन होती है, तो उसको एंटासिड के प्रभाव को खत्म करने के लिए जो चीजें हम यूज करते हैं, जैसे इनो एक एंटासिड है, ये एसिड के प्रभाव को खत्म करता है। तो ये एंटासिड का एक संगठक है। अगला है अग्निशामक में। अग्निशामक क्या होता है? जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है, उसमें भी ये पाया जाता है। तो ये थे इसके उपयोग। अब आगे चलते हैं अगले कंपाउंड की तरफ। बच्चों, सोडियम क्लोराइड से बनने वाला अगला लवण है धावन सोडा। धावन सोडा जिसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2। तो कैसे प्राप्त होता है धावन सोडा, आइए देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। बच्चों, जो सोडियम कार्बोनेट होता है यानी कि Na2CO3, Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट। जब हम इसमें जल के अणु मिलाकर इनके क्रिस्टल बनाएंगे तो क्या बनेगा? तो धावन सोडा प्राप्त होगा। तो ये देखिए Na2CO3, इसमें हमने 10 जल के अणु मिलाए हैं। 10 जल के अणु मिलाकर इनको क्रिस्टल बनाए हैं, यानी कि इनका पुनः क्रिस्टलीकरण किया है। तो पुनः क्रिस्टलीकरण करने से Na2CO3 10H2 यानी कि धावन सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। बच्चों, जो धावन सोडा होता है ये एक क्षारकीय स्वभाव का लवण होता है। अब इसके उपयोग जानते हैं। इसका उपयोग है कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। जो कांच उद्योग होता है, जहां कांच बनाया जाता है, और जहां साबुन बनाया जाता है और जहां कागज बनाया जाता है, वहां पर इस धावन सोडा का उपयोग होता है। अगला पॉइंट है घरों में साफ सफाई करने के लिए। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, धावन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, सफाई करने वाला सोडा। तो ये घरों में साफ सफाई के लिए, फर्श की सफाई या कपड़ों की सफाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है जल की स्थायी कठोरता को हटाने में। ये बच्चों, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में ये काम आता है। स्थायी कठोरता कहाँ होती है? स्थायी कठोरता जल की मतलब ऐसा जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता, वो कठोर जल कहलाता है। और उसकी स्थायी कठोरता जो होती है उसमें कुछ घुले हुए लवणों की वजह से होती है। तो ये जो धावन सोडा होता है ये जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। अब आगे चलते हैं। अब आता है क्रिस्टलन का जल। क्या होता है क्रिस्टलन का जल, आइए देखते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। बच्चों, जो लवण के जो एक इकाई का सूत्र होता है उसमें जल के जितने अणु जुड़े होते हैं वो क्रिस्टलन का जल कहलाते हैं। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। अब इसमें इसके इकाई सूत्र CuSO4 इकाई सूत्र है ये। इसके साथ जल के 5 अणु जुड़े हैं, तो ये क्या है? ये क्रिस्टलन का जल है। इसी तरीके से धावन सोडा है। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2। तो इसमें क्रिस्टलन का जल कितना है? 10H2, क्योंकि इसके इकाई सूत्र के साथ जल के 10 अणु जुड़े हैं। इसी तरीके से जिप्सम है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2। तो इसमें CaSO4 में जो 2H2O है ये क्रिस्टलन का जल कहलाएगा। ये जो क्रिस्टलन का जल होता है ये वैसे दिखाई नहीं देता है। जब हम इसको गर्म करते हैं किसी कंपाउंड को तो ये बाष्प बन करके उड़ जाता है। अब आगे चलते हैं सोडियम क्लोराइड के द्वारा बनने वाले अन्य लवण की तरफ। अन्य लवण है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2 यानी कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP भी कहते हैं। ये वही POP है जो हम घरों में दीवारों और छतों पर कराते हैं, दीवार और छतों को चिकना करने के लिए। कैसे बनाते हैं इसको? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर
यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। बच्चों, जो जिप्सम होता है, जब हम इसको 373 केल्विन या फिर हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये गर्म करने पर ये क्या होगा, ये जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट यानी कि आधा जल का अणु जुड़ा हुआ हाइड्रेट बनाएगा। जैसे CaSO4 के साथ आधा जल का अणु जुड़ा हुआ है, ये बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको उदाहरण से समझते हैं। ये देखिए, ये CaSO4 2H2O, ये क्या है, जिप्सम। जिप्सम का सूत्र है ये, जिसमें क्रिस्टलन का जड़ 2H2O जुड़ा हुआ है। जब हम इसको 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये जो जिप्सम है ये जल के अणुओं को त्याग देगा। तो देखिए, इसने जो जल के अणु हैं वो त्याग दिए हैं, 1.5 जल के अणु त्याग दिए हैं और आधा जल का अणु इसके साथ जुड़ा रहा है। तो CaSO4 हाफ H2O, तो ये क्या कहलाएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट का मतलब अर्ध माने आधा और हाइड्रेट माने जल, यानी कि जिसके साथ आधा जल जुड़ा है। कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल जुड़ा है, या इसको हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब भी आधा ही होता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु जुड़ा है, इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये एक सफेद रंग का चूर्ण होता है और अगर हम इसमें फिर से जल मिला देंगे तो जल मिलाने पर ये फिर से जिप्सम में बदल जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन जो है ये उल्टी हो जाएगी। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है, ये जिप्सम ने जल त्याग के बनाया था और जब इसमें ये जल, ये वाला जल जो है ये फिर से जुड़ जाएगा। अगर फिर से हम इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला देंगे तो क्या होगा, तो ये फिर से जिप्सम बन जाएगा। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये देखिए, CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें हमने 1.5 जल के अणु मिला दिए, तो जल के अणु के साथ मिलकर के इसने CaSO4 2H2O यानी कि जिप्सम का निर्माण कर दिया। अब जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है तो डॉक्टर उन टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करके उस पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं और जो प्लास्टर चढ़ता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। जो सफेद रंग का प्लास्टर चढ़ाते हैं वही पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगला है खिलौने बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने भी बनाए जाते हैं। और अगला पॉइंट है सजावट का सामान बनाने में। और सजावट के सामान की अनेक वस्तुएं जो घर में सजावट के काम आती हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती हैं। तो बच्चों, ये टॉपिक यही खत्म होता है। अब इस चैप्टर के हमने सभी टॉपिक कवर किए हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये चैप्टर, समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।